हेलो स्टूडेंट्स, ईबीसी में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड रहेगा डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का ये पार्ट 2 है और इस पार्ट में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि लैमिनेशन ऑफ कोर आर जनरली मेड ऑफ। तो डीसी जनरेटर में जिस कोर को हम लैमिनेट करते हैं वो कोर कौन से मटेरियल से बना होता है। जो सिलिकॉन का मटेरियल होता है तो उस मटेरियल के ऊपर हम करते हैं लैमिनेट। अब लैमिनेट क्यों करते हैं? तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। और जो सिलिकॉन स्टील का मतलब जो भी हम डीसी मशीन में हो या कोई भी मोटर में हो, सिलिकॉन स्टील का मटेरियल यूज़ करते हैं हम हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए। हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिलिकॉन स्टील। और सिलिकॉन स्टील के ऊपर हमने अगर लैमिनेशन किया तो उससे हमारा एडी करंट लॉस कम हो जाता है। तो इससे हमें पता है चलता है कि इस क्वेश्चन में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो लैमिनेशन ऑफ कोर आर जनरली मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो भी हम किसी कोर पे लैमिनेशन करते हैं, लैमिनेशन करने के बाद तो हमारा एडी करंट लॉस कम हो ही रहा, ये हमें पता चल गया। तो जो हम लैमिनेशन करते हैं तो उसकी थिकनेस अप्रॉक्स कितनी होती है? तो उसकी थिकनेस अप्रॉक्स होती है 0.5 mm। यहाँ पे m दिया है, m नहीं है, वो है 0.5 mm। तो एक बार और हम रिपीट करते हैं। तो सिलिकॉन स्टील का मटेरियल अगर यूज़ किए तो हमारा हिस्टेरिसिस लॉस कम हो रहा है। अगर उसी कोर को हम लैमिनेट करते हैं तो लैमिनेट करने के बाद हमारा एडी करंट लॉस कम हो रहा है। तो जो लैमिनेशन कम करते हैं तो उस लैमिनेशन की जो थिकनेस है वो होती है हमारी 0.5 mm। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आर्मेचर ऑफ डीसी जनरेटर इज़ लैमिनेटेड। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं। तो इसमें सिंपली वही क्वेश्चन है कि आर्मेचर के कोर को हम लैमिनेट क्यों करते हैं। तो लैमिनेट क्यों करते हैं? तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूस द एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस कम करने के लिए हम लैमिनेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आर्मेचर वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड होता है। तो आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड होता है? तो हमें पता है कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस का फार्मूला है, R = रो L बाय A। अब रो मतलब ये हो गया मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये जो भी हम कंडक्टर यूज़ करेंगे, मतलब कॉपर का कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, एल्यूमिनियम का कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं। कंडक्टर मतलब कॉइल, क्योंकि आर्मेचर में हम वाइंडिंग करते हैं, वाइंडिंग को ही हम कॉइल कहते हैं। तो कॉइल एक तो कॉपर की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है। तो उसका जो मटेरियल हम देखेंगे तो उसके ऊपर ये रो डिपेंड करता है। ये हो गया हमारा लेंथ, ये हो गया लेंथ और ये एरिया। तो रेजिस्टेंस ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो मटेरियल कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी लेंथ कितनी है और एरिया कितना है। तो हमें यहाँ से पता है कि रेजिस्टेंस लेंथ के लिए अगर हम देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के ऊपर। उसी तरह से हम देखें कि रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के ऊपर। उसी तरह से हम देखें तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रो के ऊपर। यहाँ पे जो कॉइल की लेंथ अगर बढ़ गई तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे एरिया के रिलेटेड उल्टा है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया अगर कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। उसी तरह से ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है तो उसी क्वेश्चन नंबर ए जैसे है कि लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो लेंथ के ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब एरिया के ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। एरिया कम ज़्यादा करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम ज़्यादा करेंगे। ऑप्शन नंबर बी भी
सही है ऑप्शन नंबर सी। नंबर ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के नंबर्स अगर बढ़ गए तो भी हमारा रजिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल हम करते हैं, फील्ड वाइंडिंग जो करते हैं, तो फील्ड वाइंडिंग कौन से मटेरियल से बना होता है। तो फील्ड वाइंडिंग बना होता है कॉपर का, हमें पता है हम कॉपर की वाइंडिंग करते हैं। लेकिन इससे भी डीपली क्वेश्चन पूछे तो हम बोल सकते हैं कि सुपर इनेमल कॉपर वायर से फील्ड वाइंडिंग करते हैं। और आर्मेचर वाइंडिंग भी कॉपर से ही करते हैं, कॉपर कंडक्टर से ही करते हैं, उसमें भी कॉपर कॉइल ही यूज़ होता है। और उसका प्रॉपर नेम अगर पूछे तो वो भी हो जाता है सुपर इनेमल कॉपर वायर। और डीसी जनरेटर में 2 वाइंडिंग होती है, एक तो फील्ड वाइंडिंग होती है, और एक होती है आर्मेचर वाइंडिंग, और ये दोनों वाइंडिंग कॉपर की बनी होती है, सुपर इनेमल कॉपर वायर। अब इसमें जैसे कॉपर दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, कॉपर का। जैसे माइका है तो माइका हम डीसी जनरेटर में कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो भी कम्यूटेटर के सेगमेंट हम एक दूसरे से इंसुलेट करते हैं तो वहाँ पे हम माइका यूज़ करते हैं। और माइका इज हार्डर देन कॉपर भी होता है, मतलब माइका जो कॉपर के कंपेयर में हार्ड होता है। उसी तरह से कास्ट आयरन पूछा है यहाँ पे, कास्ट आयरन से हम फील्ड पोल बनाते हैं। डीसी जनरेटर की बॉडी भी हम कास्ट आयरन से ही बनाते हैं, कास्ट आयरन हो गया, कास्ट स्टील हो गया। तो डीसी जनरेटर की बॉडी जिसको हम योक बोलते हैं, और फील्ड पोल भी हम कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील से बनाते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा कार्बन, तो कार्बन जो है हम डीसी जनरेटर में जो भी हमारे ब्रश होते हैं तो वो ब्रश जो बनाते हैं हम कार्बन से बनाते हैं या तो फिर ग्रेफाइट से बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि कम्यूटेटर सेगमेंट आर कनेक्टेड टू द आर्मेचर कंडक्टर बाय मीन्स, जैसे हमने पिछले पार्ट में जो हमें ये क्वेश्चन आया था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर लग। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कम्यूटेटर सेगमेंट है, इस तरह से यहाँ पे कम्यूटेटर सेगमेंट रहेंगे, तो ये कम्यूटेटर सेगमेंट और आर्मेचर कंडक्टर जो कनेक्ट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कॉपर लग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है इन कम्यूटेटर, तो जो कम्यूटेटर है तो उसमें कॉपर इज़ हार्डर देन माइका, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। उसके बाद में माइका एंड कॉपर आर इक्वली हार्ड, ये भी गलत है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है माइका इज़ हार्डर देन कॉपर, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि माइका इज हार्डर देन कॉपर। और माइका एक तरह से हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल है। माइका की मैकेनिकल स्ट्रेन जो है, बहुत कम होती है। और माइका जो है एक प्रकार से सीट्स होती है, अगर उसको हम थोड़ा भी ऐसे बेंड करें तो वो झट से टूट जाएंगी। तो इसे हम बोल सकते हैं कि माइका जो है मैकेनिकली वीक होता है। इसलिए जहाँ पे भी मैकेनिकल वर्क हो, मैकेनिकल वर्क में हमें इंसुलेटिंग मटेरियल चाहिए हो तो वहाँ पे हम माइका यूज़ नहीं करते। उसी के साथ साथ माइका की जो है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी होती है, और माइका जो है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता। और माइका की एक मेन जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जब भी हीट हाई हो जाए, हीट बढ़ जाए, तो उस समय माइका जो है वो एक तरह से अच्छा इंसुलेटर वर्क करता है, एज ए गुड इंसुलेटर करके वर्क करता है। इसीलिए हम माइका इंसुलेटर को हम यूज़ करते हैं हीटिंग एलिमेंट में, और उसी तरह से कम्यूटेटर सेगमेंट में। और टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स के फैक्टर से अगर देखें तो माइका जो है, माइका एक नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स है।
तो ये कुछ माइका के रिलेटेड पॉइंट्स थे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थे, इस टाइप पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था ऑप्शन नंबर सी ये सही आंसर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन डीसी जनरेटर द पोल शोज आर फास्टेन टू द पोल कोर बाय, मतलब हम बोल सकते हैं कि डीसी जनरेटर में फील्ड पोल इस तरह से होते हैं। ये एक फील्ड पोल हो गया, इस तरह से रहता है। ये फील्ड पोल हो गया, उसी तरह से एक फील्ड पोल यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे रहेगा एक फील्ड पोल। तो इस फील्ड पोल पे हम करते हैं वाइंडिंग। इस फील्ड पोल पे हम वाइंडिंग करते हैं इस तरह से, और इसको हम सप्लाई देते हैं डीसी सप्लाई। हमेशा याद रखते हैं कि डीसी सप्लाई देते हैं। तो जैसे ही हम डीसी सप्लाई देंगे तो यहाँ पे एक नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा, एक साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो जाएगी इस तरह से। तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है कि पोल शूज़, तो हम तो हमेशा देखते हैं कि ये फील्ड पोल है, तो फील्ड पोल सिर्फ यहाँ तक है। यहाँ से जो इसका पोर्शन अलग हमने दिखाया, ये जो पोर्शन है इस तरह से अलग होता है, इस तरह से। तो इस पोर्शन को हम यहाँ पे फिट करते हैं। तो पोल शूज़ को हम यहाँ पे फिट करते हैं, तो वो किसके सहायता से हम यहाँ पे फिट करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा काउंटर शंक स्क्रू। काउंटर शंक स्क्रू के सहायता से हम इस पोल शूज़ को फील्ड पोल पे फिट करते हैं। और इस पोल शूज़ का काम क्या है? तो जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक लाइन है, उस मैग्नेटिक लाइन को स्प्रेड करना, मतलब फैलाना, ताकि जो भी यहाँ पे आर्मेचर इस तरह से रहेगा, इस आर्मेचर के थ्रू अच्छे से जो मैग्नेटिक लाइन है इस आर्मेचर कंडक्टर के थ्रू कट हो जाए। तो ये काम होता है पोल शूज़ का। और पोल शूज़ हम फिट करते हैं फील्ड पोल पे काउंटर शंक नट के सहायता से। और ये जो फील्ड पोल है ये बना होता है कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील से। और ये जो वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग की होती है कॉपर से। ये वाइंडिंग जो होती है ये होती है कॉपर से, और इससे भी हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोले तो सुपर इनेमल कॉपर वायर से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है अकॉर्डिंग टू फैराडेज राइट हैंड रूल, मतलब फैराडेज के राइट हैंड रूल के हिसाब से अगर मिडल फिंगर जो है वो इंड्यूस ईएमएफ दिखा रहा है, तो हमारा फोर फिंगर मतलब फर्स्ट फिंगर जो है वो कौन सी डायरेक्शन दिखाएगा, वो कौन सा पॉइंट दिखाएगा। तो ये हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। तो हमें पता है कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में जो मिडल फिंगर है, जो भी इंड्यूस ईएमएफ है, उसकी डायरेक्शन दिखाता है। थंब जो है वो कंडक्टर की मोशन दिखाता है। उसी तरह से जो हमारा फोर फिंगर है वो फोर फिंगर डायरेक्शन दिखाता है मैग्नेटिक लाइन की, मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो इस तरह से डायरेक्शन दिखाएगा। अभी जैसे थंब जो है वो मोशन ऑफ कंडक्टर, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया मोशन ऑफ कंडक्टर जो है थंब दिखाएगा। लाइन ऑफ फोर्स या फिर मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन फोर फिंगर दिखाएगा। और जो मिडल फिंगर है वो मिडल फिंगर दिखाएगा इंड्यूस ईएमएफ। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फोर फिंगर है वो डायरेक्शन दिखाएगा लाइन ऑफ फोर्स की। तो इससे हमारा आंसर जो है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो इसी रिलेटेड है, इसी टाइप का है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, तो ऑप्शन में दिए गए
कौन से जो ऑप्शन है वो इससे मैच हो जाएंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए में पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे हो जाएंगे यहाँ पे, इसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोलते हैं। उसके बाद में डायरेक्शन ऑफ करंट, तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी हम यहाँ से दिखाते हैं। उसके बाद में रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद में डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब जो कंडक्टर की मोशन है वो हम यहाँ से दिखा देते हैं। उसके बाद में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, तो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन भी हम दिखाते हैं, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम ही गलत हो जाएगा। उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी जो है वो बोल रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स, हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे दिखाता है। उसके बाद में डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब हमें पता है कि अगर हमारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर है तो हम इजीली उस क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं, उस क्वेश्चन को अच्छे से डील कर सकते हैं और हमारा आंसर भी सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा बोल रहा है उसी तरह से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के ही ऊपर है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज़ करके इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन पता करें तो थंब जो है वो कौन सी डायरेक्शन दिखाएगा। तो अभी हमने देखा था फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, तो जो भी इंड्यूस ईएमएफ होता है वो इंड्यूस ईएमएफ जो है वो मिडल फिंगर दिखाता है। उसके बाद में जो मैग्नेटिक लाइन है, लाइन ऑफ फोर्स है या फ्लक्स है, उसकी डायरेक्शन ये 4 फिंगर दिखाता है। और जो कंडक्टर का मोशन है, कंडक्टर को हम किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन दिखाता है थंब। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑप्शन क्या बोल रहा है, कि जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि थंब क्या पॉइंट दिखाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ नहीं, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है हमारा कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर 4 फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। तो इस क्वेश्चन में, इस ऑप्शन में, जैसे ऑप्शन नंबर सी जो है अभी हमने पढ़ा था, तो ये बोल रहा है कि जब हमारा 4 फिंगर इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन दिखाएगा तो हमारा उस समय थंब जो है, जो थंब है वो कंडक्टर की डायरेक्शन दिखाएगा। तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी है डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर एक ही हमारा अभी बचा, उसको हम देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, जो थंब है वो मोशन ऑफ कंडक्टर दिखाता है। इफ़ जो हमारा 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक लाइन जिस समय दिखाएगा उस समय हमारा जो थंब है वो मोशन ऑफ कंडक्टर दिखाएगा। तो इससे हमारा आंसर डी ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द बेरिंग यूज टू सपोर्ट द रोटर शाफ्ट आर जनरली, मतलब जो आर्मेचर का रोटर है, मतलब जो भी डीसी जनरेटर का रोटर है उसमें जो बेरिंग हम यूज़ करते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, तो वो कौन सी बेरिंग यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बॉल बेरिंग। इसका आंसर हो जाएगा बॉल बेरिंग। ये हमने थ्योरी के क्लास में भी देखा था। उसके बाद में बॉल बेरिंग हो जाता है जो स्मॉल टाइप की मोटर है वहाँ के लिए, और जो बिग साइज़ की मोटर है, बड़ी साइज़ की मोटर है, वहाँ पे हम रोलर बेरिंग भी डीसी जनरेटर में रोटर को सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये चीज़ आप याद रखिए। रोलर बेरिंग और बॉल बेरिंग क्या होता है हमने इसका डिफरेंस भी देख लिया था, तो आप उस वीडियो को भी देख ले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बॉल बेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।